हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हम बायोलॉजी का एक चैप्टर है कोशिका। यानी कि आज हम जंतु कोशिका के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं आपके रेलवे में, उन सभी क्वेश्चन को हम लिए हैं और यह आपके रेलवे के सभी एग्ज़ाम, जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आपका जेई हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और जितने भी आपके बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सभी को टॉपिक वाइज कवर करेंगे और एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म करेंगे, ताकि आपके आने वाले लगभग 20 से 25 दिन में सारे टॉपिक कवर हो जाएं और आपका लगभग बायोलॉजी अच्छे तरह से कवर हो जाए। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल से जुड़ के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और जब भी आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए तो साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठिए, ताकि आप नोट कर पाएँ कि आपको कितना आता है। तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन है आपका कोशिका द्रव्य, बी है केंद्रक झिल्ली, सी है कोशिका भित्ति और डी है राइबोसोम। तो याद रखिएगा, जो केंद्रक झिल्ली है वो आपका प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होता है, लेकिन आपका जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका भित्ति है और राइबोसोम है, ये आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। इसे हम फिगर से समझ लेते हैं। जैसे आपका आपका यूकैरियोटिक सेल है, आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक में देखिए न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, सेल वाल भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में भी सेल वाल पाया जाता है। यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक में भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक में भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यूकैरियोटिक में आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो केंद्रक झिल्ली है, वह पाया जाता है। लेकिन जो आपका प्रोकैरियोटिक है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन की, बी है कार्बन डाइऑक्साइड की, सी है नाइट्रोजन की, डी है हाइड्रोजन की। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? ऑप्शन ए है पाइरूवेट होता है, बी आपका एटीपी होता है, सी आपका एडीपी होता है और डी ग्लूकोज होता है। तो याद रखिएगा, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की जो मुद्रा है उसे हम एटीपी कहते हैं, ठीक है। एटीपी का जो फुल फॉर्म है उसे याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का जो फुल फॉर्म है वह एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है केंद्रक, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है सेंट्रोसोम और डी है लाइसोसोम। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका लाइसोसोम हो जाएगा, यानी कि लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाइसोसोम के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए लाइसोसोम में क्या होता है, इसमें बहुत ही पावरफुल क्या होता है, मतलब पाचन एंजाइम होते हैं, ठीक है। इसका यह जो पाचक एंजाइम होते हैं उसका पीएच मान लगभग 4.5 या 5 के करीब होता है। यानी कि पाचक एंजाइम कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। वो क्या करते हैं, वह फूड पार्टिकल को क्या करते हैं? पचाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, सबको क्या करते हैं? पाचन करते हैं, ठीक है। जब कभी किसी कारणवश जो आपका क्या होता है, लाइसोसोम होता है, फट जाता है, तो जो उसमें पाचक एंजाइम होते हैं लाइसोसोम को ही पचाने, उसके कोशिका को ही पचाने कार्य करते हैं। इसलिए हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर कौन था? ऑप्शन डी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए है आपके सामने कोशिका द्रव्य में, बी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है आपका हरित लवक में और डी है आपका गाल्जी काय में। याद रखिएगा, जो कि कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडित होते हैं, वो आपका कोशिका द्रव्य में होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, इसे याद रखिएगा। हरित लवक आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। और गाल्जी क्या करता है? जो गाल्जी अपरेटस है वो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वहाँ से जो आपका प्रोटीन और वसा जो बनता है उसको क्या करता है? गाल्जी अपरेटस उसको परिवहन करता है, एक स्थान से स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब हम साइटोप्लाज्म के कार्य देख लेते हैं। देखिए, जो साइटोप्लाज्म है वह वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? रिमूव करता है, ठीक है। और सेल के श्वसन में भी सहायक होता है। कौन? साइटोप्लाज्म। यदि किसी भी सेल से साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका के अंदर जो आपका तरल पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। यदि किसी सेल के साइटोप्लाज्म को निकाल दें तो क्या होगी? वह कोशिका मर जाएगी, क्योंकि वह श्वसन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसको श्वसन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और क्या करता है? वह ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन? साइटोप्लाज्म। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 50S और 40S, बी है आपका 60S और 30S, सी है आपका 50S और 30S और डी है आपका 0S और 30S। तो कौन सा है आपका? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में देखिए 30S और 50S मिलकर क्या बनाते हैं? 70S उप संरचना बनाते हैं। कौन सा? 50S और 30S, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है। तो याद रखिएगा, वह 70S होती है। और कौन कौन से मिलकर बनाते हैं? 30S और 50S मिलकर आपका 70S बनाते हैं। उसी प्रकार से आपका यूकैरियोटिक में पूछे तो याद रखिएगा 40S और 60 यानी कि 60S मिलकर 80S बनाते हैं, ठीक है। इसे याद रखिएगा, बस आपको इतना याद रखना है, उसके गहराई में नहीं जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं का उल्लेख नीचे दिया गया है, तो उसमें से कौन सा गलत है? तो देख लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वह झिल्लीबद्ध कोशिका की मौजूदगी होती है। बी है अत्यधिक छोटा आकार होता है, एकल गुणसूत्र होता है, इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। तो याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वह झिल्लीबद्ध कोशिका की मौजूदगी जो दिया है यह आपका गलत हो जाएगा, यानी कि यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। झिल्लीबद्ध नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसे याद रखिएगा 30.5 किलो मोल ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? ऑप्शन ए है अंतःद्रव्य जालिका, बी है राइबोसोम, सी है आपका गाल्जी काय और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपका अंतःद्रव्य जालिका है यही आपका विषाक्त पदार्थों और जहरीले प्रभाव को क्या करता है? खत्म करता है, यानी कि अंतःद्रव्य जालिका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है? यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसे याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी कि यहाँ से क्या मिलता है? हमें ऊर्जा मिलता है कोशिका को। गाल्जी काय क्या करता है?
यह आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से जो प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, उसका क्या करता है, परिवहन करता है। कौन, गाल्जी का है। ठीक है, अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझ लेते हैं। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है RER, एक होता है SER। RER जो होती है चिकनी होती है, SER आपका खुरदरी होता है। सॉरी, RER जो होता है वो आपका खुरदरी होता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER जो होता है वो आपका चिकनी होता है, जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो RER होता है वो प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, इसे याद रखिएगा। ये वाला जो भाग है इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और SER जो होता है ये वाला भाग है। ठीक है, इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह क्या करता है, यह आपका लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, जितने भी आपका विषाक्त पदार्थ आते हैं या औषधि आते हैं, आपको लीवर के माध्यम से उसे क्या करता है, पाचन करता है, उसका डिटॉक्सिफाई करता है। तो जो आपका SER है वह क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स भी देता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और क्या करता है, वह कैल्शियम आयन को स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है। कौन, SER, जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है, तो याद रखिएगा वह है आपका सल्की उपकला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में जो SER होता है कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करता है। ऑप्शन है औषधियों और विषों का निराविषीकरण। ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिपिड का संश्लेषण कौन करता है, तो यह करता है SER करता है। ठीक है, SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वह लिपिड का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो RER, इसे हम RER कहते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। इस फिगर को हमने समझ लिया है। ठीक है, पीछे क्वेश्चन में समझा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। तो प्रोटीन का कारखाना ऑप्शन ए है आपका राइबोसोम, बी है आपका गाल्जी काय, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है हरित लवक। याद रखिएगा जो प्रोटीन का कारखाना है उसे हम राइबोसोम के रूप में जानते हैं। गाल्जी काय के बारे में हमने बताया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपका कोशिका का पावर हाउस है। हरित लवक क्या है, यह आपका पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, यह भोजन को बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। देखिएगा फिगर में जो आपका राइबोसोम है, ये जो देख रहे हैं दाने दाने से जो भाग देख रहे हैं, यही क्या है, आपका राइबोसोम है। यह क्या है आपका, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो दाने दाने चिपके हैं ये क्या है, आपका राइबोसोम है। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो किसे हम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह क्या करता है, यह ग्लूकोज का विखंडन करता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन करती है और हमारे शरीर में बल प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वह ATP अणुओं के रूप में संचित होती है। ATP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था कौन सा है, ऑप्शन डी, यानी कि लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। कैसा होता है, यह आपका चिपचिपा जेली जैसा होता है, यानी कि द्रव होता है। ठीक है, इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल की मात्रा अधिक होती है, इसे भी याद रखिएगा। अब हम साइटोप्लाज्म के कार्य को समझ लेते हैं। देखिए जो साइटोप्लाज्म है वह आपका वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। ठीक है, कोशिकीय शोषण में क्या होता है, सहायता करता है। ठीक है, और क्या करता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। कौन, साइटोप्लाज्म, इसे भी याद रखिएगा।
पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसे हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, तो किसे हम जानते हैं? ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य, बी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सी है केंद्रक और डी है अंतःद्रव्य अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस के रूप में जानते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो याद रखिएगा, यह आपका मेटाफेज को करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन बी है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, सी है राइबोसोम और डी है आपका गाल्जिका है। याद रखिएगा, जो गाल्जिका है यह पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका खुरदरी अंतर्द्रव्य प्रद्रव्य जालिका है, यह क्या करता है? यह आपका प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक। और जो आपका चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है, यह क्या करता है? यह आपका वसा का संश्लेषण करता है, ठीक, जिसे हम लिपिड कहते हैं, ठीक, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? ऑप्शन ए है गाल्जिका, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है लाइसोसोम और डी है रसधानी। याद रखिएगा, जो आपकी लाइसोसोम है वह पाचक एंजाइमों से भरी होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? याद रखिएगा, जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है वह पुरकिंजे ने गढ़ा था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाने का कार्य करता है? तो यह कौन सा काम करता है? यह आपका लसिका करता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो पशु कोशिका में देखिए आपका कौन सा पाया जाता है? लाइसोसोम, बी है आपका गोल्जी बॉडी, सी आपका सेंट्रोसोम और डी है राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम है, यह आपका लाइसोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका है कोशिका भित्ति केवल आपका पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किन जीवों पर लागू नहीं होता? ऑप्शन ए है कवकों पर लागू होता है, जंतुओं पर लागू होता है, शैवालों पर लागू होता है, लेकिन विषाणुओं पर लागू नहीं होता, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, कार का निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भी हम जान लेते हैं, जैसे कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 में सबसे पहले क्या किया था? कोशिका का पता लगाया था, ठीक है। किस कोशिका का? तो याद रखिएगा, यह मृत कोशिका का पूछा जाता है, ठीक है। आगे हम जान लेते हैं, उसके बाद क्या किया था कि जो ल्यूवन हॉक हैं, उन्होंने 1674 में सबसे पहले क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी? जीवित कोशिका की। याद रखिएगा, मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो ल्यूवन हॉक ने, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। पुरकिंजे ने क्या किया था? जीव द्रव्य नाम दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने
स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक है, कोशिका सिद्धांत का पता लगाया था। तो इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो हमने बताया था किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हमारा जो वीडियो होगा वो आपका पादप कोशिका से होगा। तो जितने भी पादप कोशिका से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं हम सभी को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपका सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो आज के लिए धन्यवाद।